हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल के बारे में, वर्क प्रेशर के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। और सब चीज़ें ऑथेंटिक हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मिसगाइड करे या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, तो आपको आज इस वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, इस हो सकता है आपको कहीं और से ना मिले या मिले तो आधी अधूरी मिले या फिर मैनिपुलेट करके मिले। ये सारी चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहले कोई बच्चा जानना चाहता है कि हमारा ऑफिस वर्किंग टाइम कितना रहेगा। तो ऑफिस वर्किंग टाइम जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस में रहता है वो 10 to 5 रहता है। ठीक है, 10 to 5 का ऑफिस वर्किंग टाइम रहता है। लेकिन यूपीपीसीएल एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर आपको ऑफिस टाइम 10 to 5 नहीं, इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप ये मान के चलिए, क्योंकि 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसे तो ये टेक्निकल वालों के लिए है, लेकिन क्योंकि जो होल्ड है वो टेक्निकल स्टाफ का ही है, तो इसलिए नॉन टेक्निकल को भी 10 to 5 के दायरे से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। एवरेज अगर मैं बताऊं तो 10 to 7 तो आपको हो ही जाते हैं, और इसके अलावा अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा भी आपको रुकना पड़ सकता है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अमूमन देखा गया रात के 11, 12 बजे तक भी काम करने को यहाँ पर कई बार देखने के लिए मिला है। ठीक है, इसके अलावा सुबह 10 बजे से पहले भी आपको ऑफिस पहुंचना पड़ सकता है, या फिर आप घर पर भी हैं तो घर से ही आप ऑफिस के बहुत सारे काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें कई बच्चे कह सकते हैं कि मतलब मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला जॉब कर रहा हो, इसमें कोई पुराना नहीं, नया, पुराने जो लोग हैं जो लगभग जिनकी सर्विस को 15 से या ज़्यादा साल हो चुके हैं, उनको नहीं। इसका एक कारण है, जो अब आप ऑफिस में पहुँचोगे तब आपको पता लगेगा क्या। आगे देखते हैं पब्लिक हॉलीडेज़ के बारे में। जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं वो अमूमन वैसे तो संडे हैं सारे के सारे, सेकंड सैटरडे है जिसमें लीव रहती है। और इसके अलावा जितने भी पब्लिक हॉलीडेज़ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ करे जाते हैं या फिर यूपी गवर्नमेंट के बाद रिलीज़ करने के उनको इम्प्लीमेंट करता है यूपीपीसीएल, वो सारे ही इसमें दिए तो जाते हैं कागज़ों में, लेकिन प्रैक्टिकली मिलते नहीं हैं। संडे में पहला संडे आपको मिल सकता है, सैटरडे में सेकंड सैटरडे अमूमन हर जगह कैंसिल हो रहा है। हर जगह लिखा जाता है कि कैश काउंटर खोलेंगे कैश कलेक्शन के लिए, पर देखा जाता है कि कैश कलेक्शन के अलावा भी बहुत सारे काम सैटरडे में आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, और सेकंड सैटरडे के अलावा थर्ड और फोर्थ संडे भी ऐसे ही चले जाता है। जो छोटे हॉलीडेज़ होते हैं जैसे कि महावीर जयंती हो गई, बुद्ध पूर्णिमा हो गई, इस तरह के हॉलीडेज़ को सीरियस नहीं लिया जाता है। अमूमन इन पर छुट्टी कैंसिल ही कर दी जाती है। हो सकता है कि आपके जो संबंध हो वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से अच्छे हों और आप इन हॉलीडेज़ में ना ऑफिस आएँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर पर। अमूमन ये छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं और आपको ऑफिस जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो हॉलीडेज़ के मामले में स्थिति सही नहीं है कि अगर 10 to 5 की जॉब है तो 10 to 5 ही करनी है टाइम के मामले में, और हॉलीडेज़ में अगर हॉलीडे है तो है, ऐसा नहीं है, वो कैंसिल होगा। आप पूरे महीने हॉप लगा के बैठेंगे या पूरे हफ्ते कि अब संडे आएगा, संडे में मैं घर जाऊंगा या फिर मैं संडे में ये वाला काम करूंगा, तो वो प्री डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पर आपको निराशा देखने को मिल सकती है। ठीक है, लीव्स की बात करें, जो लीव्स होती हैं पूरे साल में जो मिलती हैं और पूरे एक महीने में भी कह सकते हैं, तो एक होती है कैजुअल लीव, जिसको आपको पता है आकस्मिक अवकाश कहते हैं। ठीक है, वो मिलती है एक साल में 14। एक साल के अंदर आपने वो 14 अगर आप ले लेते हैं तो अच्छी बात है। ये देखिए 14 सीएल आपको मिलती हैं एक साल में। अगर आपने 14 सीएल ले ली तो ठीक, नहीं तो वो अगले साल ऐड ऑन नहीं होती है, वो वहीं लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक होती है उपार्जित अवकाश, जिन्हें कहते हैं ईएल, वो आपको लगभग मिलती हैं एक साल में 31। ठीक है, वो 31 ईएल आपको मिलती है। और ये जो 31 ईएल होती हैं, ये अगर आप एक साल में नहीं लेते हैं तो आगे ऐड ऑन हो जाती है, या कम लेते हैं तो जितनी रह जाती है वो इतनी आगे ऐड ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से ये लगातार ऐड ऑन होती चली जाती है आपकी पूरी सर्विस से। आफ्टर रिटायरमेंट आपको इसमें 300 जो ईएल आपकी रह जाती है, 300 मैक्सिमम का आपको पेमेंट भी होता है उस टाइम की जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आपको मेडिकल मिलता है 365 डेज़ का होल सर्विस में। ठीक है, पूरी सर्विस में सिर्फ 365 डेज़ का। हो सकता है आप शुरू में 3 दिन का ले लें, 4 दिन का ले लें, 5 दिन का, 10 दिन, तो वो रिड्यूस होता चले जाएगा, धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। तो 365 डेज़ का जो है आपका रहता है ये मेडिकल जो आप ले सकते हैं। तो इसमें भी ये है कि हाँ, ये आपको मिल ही जाती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सबका राइट्स है। आगे देखते हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी।
मेडिकल रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी एक अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है कि आपके या फिर आपके जो आश्रित लोग हैं, जैसे कि आपके फादर हो गए, मदर हो गई, आपके अगर शादी हो रखी है तो आपकी वाइफ हो गई, या फिर आपकी वाइफ है तो हस्बैंड, फिर उनके बच्चे, तो ये इसमें अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो कुछ पैनल के हॉस्पिटल्स हैं, उन पर ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको एक मेडिकल रिम्बर्समेंट फैसिलिटी मिल जाती है। पेमेंट आपको करना पड़ता है, लेकिन बाद में जो CGHS की दरें होती हैं उनके हिसाब से ही उसमें पेमेंट होता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये का खर्चा करा, तो ये नहीं कि 1 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे, उसमें कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको डिडक्शंस के बाद आपको उसका पेमेंट मिलता है। डॉक्यूमेंटिक प्रोसीजर होता है, वो तो फॉलो करना ही पड़ता है। इसके अलावा कुछ सीवियर डिजीज़ होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट संबंधित रोग हो गए जिसमें स्टंट वगैरह डलते हैं, इन सब तरह की चीज़ों को, नी ट्रांसप्लांट हो गया, है ना, ब्लड कैंसर वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सीवियर डिजीज़ होते हैं और उनमें कुछ बड़े हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट के पैनल पे हैं, और उन पैनल के हॉस्पिटल्स का इलाज कराने के बाद आपको फैसिलिटी मिलती है कि कैशलेस की, फ्रॉम डे 1 से ही आपका सारा ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। जैसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में मेट्रो हो गया, मैक्स का हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के हैं, मेरठ में तो बहुत सारे हैं, जसवंत राय हो गया, ठीक है, तो कुछ कैशलेस फैसिलिटी आपको मिल जाती है। हर बड़े शहर में जो बड़े हॉस्पिटल्स आपकी नज़र में हैं वो सभी इनके पैनल पे हैं। कुछ में मेडिकल रिम्बर्समेंट है, आफ्टर आपका जो ट्रीटमेंट है आपको पेमेंट मिलेगा, और कुछ में शुरू से ही कैशलेस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रमोशन फैसिलिटी की। हर व्यक्ति जब जॉब में आता है तो वो सोचता है कि क्या नाम है, मेरा प्रमोशन क्या होगा। आप नई क्लरिकल कैडर पे आते हैं, पर आपके माइंड में हमेशा एक बात रहती होगी कि हम एक दिन ऑफिसर पोस्ट पे पहुंचेंगे, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, हमको फैसिलिटी मिलेगी कि हम अपने साइन से कोई लेटर इशू कर सकें, हमारे अंडर में भी स्टाफ हो। ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के माइंड में होती है, लेकिन यहाँ ये सब चीज़ आप भूल दीजिएगा बिल्कुल इस कैडर के लोगों के लिए। इस कैडर के लोगों का जो प्रमोशन है वो सिर्फ कागज़ों पे है, ठीक है। जैसे कि अभी आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, कल को आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे, हिंदी में कार्यकारी सहायक कहते हैं, कार्यकारी अधिकारी बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन ये सब सिर्फ कागज़ों पे है। वित्तीय लाभ आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। कि आपका मान लीजिए कि कार्यकारी अधिकारी पर प्रमोशन होगा तो कोई टाइम स्केल लग जाएगा, कोई इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा, इस कैडर के लोगों को नहीं मिलता है, कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कागज़ों में वैसे पद बढ़ने के बाद दायित्व निर्धारित कर रखे हैं कि ये काम उनके द्वारा करे जाएंगे संपन्न, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। एक जो न्यू रिक्रूटमेंट वाला कर्मचारी है ये है, वो भी वही काम कर रहा है, और एक जो 10 साल 15 साल 20 साल रिटायरमेंट पे है वो भी वही काम कर रहा है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं आज क्लरिकल कैडर पे भर्ती होऊंगा और कल को मुझे कोई ऐसी पोस्ट मिलेगी जहाँ मेरा खुद का इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, मेरा स्टाफ होगा पर्सनली, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। प्रमोशन के मामले में इस कैडर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको इस कैडर पे जब वैकेंसी आप आई है और आपने फॉर्म भरा तो आपको सैलरी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे होंगे बाकी जगह से, बाकी डिपार्टमेंट से लगभग 10,000 का डिफरेंस रहता है सैलरी का। लेकिन जो एक फैसिलिटी है आपको, मतलब प्रमोशन की और डिपार्टमेंट में मिलती है कि आप एक हायर रैंक तक पहुंच जाते हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे होंगे, इस पर कह रहे होंगे गलत बात है, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में होगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा, या फिर आपके जानने वाले अगर कोई कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ये देता हूँ कि यहाँ पर स्थिति ये रहती है कि अगर कोई किसी के पेरेंट्स की डेड हो जाती है जो इस डिपार्टमेंट में ही जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है, अगर उनके पास ऑप्शन है कि दो हैं, एक तो TG2 है कि वो TG2 पे उसको रिक्रूटमेंट दिला दें, या फिर बाबू की पोस्ट पर, तो वो बाबू की पोस्ट पर नहीं दिलाते, मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर नहीं दिलाते, क्योंकि उनको पता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ही रहेगा हमेशा। TG2 वाले का ये होता है कि TG2 JEE पे चले जाएगा, JEE से SDO पे चले जाएगा, फिर एक्सचेंज में बन सकता है, लेकिन जो ये वाला है ये ही रहेगा। अब मैंने आपको बता ही दिया कि प्रमोशन सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, सैलरी के अकॉर्डिंग, राइट्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब जो ये होता है उसको वर्तमान में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने साइन से कोई पेपर इशू कर सके, या उसके अंडर में कोई स्टाफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं उसको मिलता है, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है वो टोटली कंट्रोल्ड है टेक्निकल स्टाफ के द्वारा। यहाँ पर जो मैक्सिमम राइट्स अवेल कर रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो टेक्निकल स्टाफ ले रहे हैं, जिसमें SDO हो गए, XCM हो गए और चीफ हो गए,
अब ऐसे ही आपकी पोस्टिंग का है, पोस्टिंग आपकी किसी भी ऑफिस में हो सकती है, एस्कॉम ऑफिस पे हो सकती है, हेडक्वार्टर पे हो सकती है, जोन ऑफिस में हो सकती है, सर्किल्स में हो सकती है, डिविजन्स में हो सकती है, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग करी जा सकती है। और जहाँ वहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा आपको उसके सबऑर्डिनेट काम करना होगा। पोस्टिंग में जब पोस्टिंग करी जाती है तो ये नहीं देखा जाता है कि कौन, अगर बड़ा ऑफिस है तो एक्सपीरियंस जिसको ज़्यादा है उसको कर दी जाएगी। अभी लिस्ट आएगी, आप देख रहे हो ना, रैंडमली आप में से ही कुछ लोग बड़े ऑफिसों में जो अलॉट हो जाएंगे, कुछ लोग छोटे ऑफिसों में, कुछ लोग उससे छोटे ऑफिसों में। उसमें रैंक का कोई रोल नहीं है कि जिसकी ज़्यादा रैंक आ रही है उसको बड़े ऑफिस में दिया जाएगा, नहीं। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो मेन रोल शुरू होता है वो डिवीज़न ऑफिस से शुरू होता है, जो सेकंड थर्ड लास्ट ऑफिस है इस डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रैंक के अकॉर्डिंग आपको ऑफिस अलॉट होंगे या फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें गलत है। आगे देखें, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम, सब चीज़ें टाइम बाउंडेड हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आ रखे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स पे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। टाइम लिमिट आपकी हर चीज़ में तय है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है कि कोई काम आया, ठीक है, उसे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे, 4 दिन बाद, नहीं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कोई नया कनेक्शन इशू होना है, तो अगर किसी कनेक्शन कंज्यूमर ने उस कनेक्शन को अप्लाई कर दिया है पोर्टल पे, क्योंकि सारे कनेक्शन अब कंज्यूमर पोर्टल पे अप्लाई करके ले रहा है, तो उसकी एक लिमिट है कि 7 दिन के अंदर उसको कनेक्शन इशू होगा। उसमें जेई का अपना रोल है, एसडीओ का अपना रोल है, आपका भी अपना रोल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें उसमें पूरी नहीं करी तो आप उसमें क्वेरी लगाएंगे, लेकिन हर चीज़ टाइम बाउंडेड है। टाइम से अगर ऊपर चली जाएगी तो आप पे फिर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको अभी कहा जाएगा और अभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपको करके देनी है। इतनी ज़्यादा भी यहाँ पर वर्क प्रेशर है। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ईआरपी लागू हो चुका है। ईआरपी आप जानते ही हैं कि अगर कुछ लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब वगैरह कर चुके हैं, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो भी इस डिपार्टमेंट में लागू हो चुका है 2020 से। तो आप लोगों को इस पर भी काम करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अगर यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें करेंगे उनको इस पर काम करने का मौका मिलेगा। आगे अगर हम देखते हैं कि एक वर्क प्रोफाइल क्या हो सकती है, तो क्या क्या काम वो कर सकता है, ये जो उसको अलॉट होते हैं, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंटेड काम है। जो साइट से संबंधित काम है वो जेई ही करेगा या फिर एसडीओ वगैरह। आपके पास तो जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। तो बिल रिवीजन है डोमेस्टिक के, जैसे कि आपके घरों के बिल होते हैं जिनमें आप रह रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल के हैं, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक संस्थान, दुकान वगैरह के। इंडस्ट्रियल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हैवी कनेक्शन जो और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह के होते हैं। सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके यहाँ के भी बिल्स वगैरह रिविजन्स होते हैं। और इन्हीं लोगों को कनेक्शन देना, अगर नहीं, ये लोग कनेक्शन चाह रहे हैं, घर का चाह रहे हैं, दुकान का चाह रहे हैं, ऑफिस का चाह रहे हैं, इंडस्ट्री का चाह रहे हैं, इनको कनेक्शन अलॉट करना, उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फिर उनका आगे कार्रवाई करना, साइट से संबंधित सारे काम जेई करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अगर कनेक्शन कटवाना चाहता है कंज्यूमर इन सभी कैटेगरीज़ के, तो वो भी आपके द्वारा ही संपन्न कर जाएंगे, लेकिन साइट का काम जेई ही करेगा, ध्यान रखना। आपके पास तो वो आवेदन करेगा, फिर आप उसकी फ़ीस वगैरह कटवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, जेई को रिपोर्ट भेजेंगे कि भाई वो कनेक्शन डिसमेंटल करे, फिर वहाँ से कागज़ आएंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे। ये सब चीज़ें ऑफिस ऑर्डर इशू करेंगे। आप आरसी जारी कर सकते हैं। आरसी वो कंज्यूमर जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जिनके बकाया बहुत ज़्यादा होता है, जब उनका बकाया बहुत ज़्यादा होता है तो उनका कनेक्शन काटने के बाद उनके जो कनेक्शन है उसके विरुद्ध आरसी जारी कर दी जाती है। ये भी आपका ही काम होता है। तो कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे डेली टारगेट्स होते हैं, बड़े बकायेदारों की सूची बनाना, जिन लोगों ने कभी पैसा जमा नहीं कराया उनकी सूची बनाना, 6 महीने से ज़्यादा जिनके कनेक्शन कटे हैं इस तरह की सूची बनाना, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स मांगी जाती है, कितनी आरसी जारी करती है, कितनी नहीं करी है, कितने कनेक्शन पेंडिंग चल रहे हैं। बहुत 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 वेरियस हैं, हर सीट पे इतनी वेरियस हैं, हर कैटेगरी में इतनी वेरियस रिपोर्ट्स हैं कि डेली कम से कम कुछ टाइम तो आपका रिपोर्ट्स भेजने में ही चले जाएगा। कुछ रैंडमली डेली जाती हैं, कुछ मंथली जाती हैं, कुछ वीकली जाती हैं, और कुछ एकदम से नई रिपोर्ट्स आती हैं जो आपको भेजनी पड़ती हैं। फिर इसके अलावा वीसी वगैरह होती है, तो उसमें जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके लिए डेटा तैयार करना, ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा आरटीआई का भी काम होता है, लोग आरटीआई मांगते हैं, तो उसका भी एक पर्टिकुलर बाबू ही काम देखता है, यही काम देता है, जबकि आरटीआई इसका जवाब देना। कोर्ट केस, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो यही होता है। कोर्ट के और डिपार्टमेंट के बीच में जो पैरेलल बैरियर का उसका काम करता है, ब्रिज का, वो एक यही करता है, ठीक है। इसके अलावा एक पूरी तरह की एचआर वाला काम होता है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट शीट कहते हैं,
इसमें सैलरी बनाना होता है, प्रमोशन वगैरह के डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, न्यू रिक्रूटमेंट आती है तो उसको ज्वाइन करवाना होता है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं अगर उसके पास पावर है रिक्रूटमेंट लेटर जारी करने के, जैसे सर्किल ऑफिस से ही आपके रिक्रूटमेंट लेटर जारी होंगे, तो रिक्रूटमेंट लेटर टाइप करना, ठीक है। टाइम स्केल वगैरह लग रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी रखना, किसी का एरिया है उसकी जानकारी रखना, टर्मिनेशन हुआ है, सस्पेंशन हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई संबंध कागज़ तैयार करना, ये सब काम भी इसी दायरे में आता है, ठीक है। छुट्टियाँ वगैरह होती हैं लोगों के, मेडिकल लीव्स, ये सब चीज़ें भी इसी दायरे में आता है। और कनेक्शन काटने वाले काम भी इनके पास है। इसके अलावा ये काम भी होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें कोई मर जाता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से, कोई जानवर मर जाता है, कोई आग लग जाती है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, तो उनसे संबंधित जो कंपनसेशन होता है उसके डॉक्यूमेंट्स भी यही लोग तैयार करते हैं। आगे कैश कलेक्शन का काम भी इन्हीं के दायरे में आता है। कुछ जगह पे वैसे तो ऑफिशियली कैश कलेक्शन ये का ही काम है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि ईए की कमी होती है तो टीजू आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर बहुत सारी जगह ईए से ही करवाया जा रहा है। तो कैश कलेक्शन जो कैशियर होता है ये भी यही होता है, और इनके ऊपर एक हेड कैशियर होता आप ही की उसका है कैटर का, आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये भी काम आप लोगों को देखने मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ मैंने एक पॉइंट अभी नोट करना मेरा रह गया था, इसमें आपका जो बिल पेमेंट है, मतलब जो ठेकेदार होते हैं उनके जो पेमेंट्स होते हैं तो वो भी काम इनके द्वारा ही करा जाता है, ठीक है। जो ठेकेदार हैं, जैसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं ऑफिस में, और इसमें तो बहुत अर्जेंट बेस पे कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कभी रात को लाइट चली जाए, आपको पता लगता है कि हाँ भी लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर फूट गया है, कोई पोल गिर गया है, कोई तार टूट के गिर गया है, कहीं डैमेजेस हो गए हैं, तो वो एकदम से डिपार्टमेंटल जो काम होता है वो सब ठेकेदार करते हैं, तो इनको बाद में पेमेंट होता है इन सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें भी क्या नाम है, इनके जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं ये सब इनके दायरे में आता है। तो ये सब जो दायरा आता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है, कंट्रोल आपका ऊपर जो टेक्निकल स्टाफ है उसका ही रहेगा, तो सर रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उसका ही रहेगा, ठीक है। ये सब जितने भी वर्क है ये सब ये से रिलेटेड ही हैं। कोई वीडियो मोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया गया, ना डीमोटिवेट करने के लिए बनाया गया, सिर्फ फैक्चुअल बात करी गई है। कुछ चीज़ें आपको हताश कर सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी लग सकती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, एक फैसिलिटी थी LMV10 की, जिसमें जो डिपार्टमेंटल लोग थे उनके घर पे कनेक्शन उनके घर पे जो है कनेक्शन उनके घर पे जो कनेक्शन जो है लगाए जा रहे थे, तो मतलब कनेक्शन इशू हो रखे थे, डिपार्टमेंटल कनेक्शन उनको इशू हो रखे थे, लेकिन वो फैसिलिटी ऑफिशियली ख़त्म कर दी गई है, 2016 में ही ख़त्म कर दी गई है। एविल कर रहे हैं कंटिन्यू जो है ये प्रेशर डाला जा रहा है कि ये डिपार्टमेंटल के लोगों को घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में लाया जाए। अब ला दिया गया कागजों में, उनके घर पर मीटर लगाया जाए और उसी दर से उनसे पैसा लिया जाए। फिर भी अभी जो है एक फ़िक्स चार्ज सैलरी से कटता है, लगभग हर कैडर का अलग अलग है। हाँ, ये कैडर का 550 के आसपास है, या कई जगह 499 है, पर यह है कि वो फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है। हो सकता है आगे भविष्य में जल्दी 6-7 महीने 8 महीने सबके यहाँ आपको मीटर देखने को मिल जाए, साल 1.5 साल में, क्योंकि कागजों में तो ख़त्म कर दी गई है, प्रैक्टिकली भी उसको जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। एक तरीके से जितने भी हैं वो सब चल रहे हैं, क्योंकि सब डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, हम लगेंगे तो सभी के लगेंगे, ऊपर से नीचे लगे, समझ लीजिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और भी इन्फॉर्मेशन अभी दी जाएगी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सैलरी के बारे में दी जाएगी, आपको बॉन्ड्स वगैरह के बारे में दी जाएगी, किस तरीके से आपको ऑफिस अलॉट होंगे, और आगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सब चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए, मतलब इस चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच।